सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में हमेशा की तरह तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे, संसद अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन से जुड़ी खबरें और बताएंगे कैसे भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सम्मेलन के समापन दिवस पर सांसदों और लोगों के बीच दूरी को कम करके शासन में सुधार विषय पर हुई पैनल चर्चा की अहम बातें भी आपको बताएंगे। संसदीय समितियों के आज होने वाली बैठकों की भी होगी बात। भारत और चीन ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत लंबित मुद्दों के जल्द निपटारे पर सहमति जताई है। दिखाएंगे पूरी खबर। पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव मामले का भी होगा अपडेट। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई बातचीत के अहम बिंदुओं का लेखा जोखा भी होगा शामिल। कोरोना से जुड़ी हर बड़ी खबर की होगी बात। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी शामिल। आइए शुरू करते हैं विस्तार से खबरों का सिलसिला। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकवाद पर लगाम लगाने के उपाय के तौर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को अलग थलग करने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत के शांति समर्थक रुख को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन के आखिरी दिन आतंकवाद से मुकाबला और हिंसक उग्रवाद पीड़ितों का पक्ष विषय पर विशेष कार्यक्रम में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर की टिप्पणियों पर भारत ने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में दिए बयान में आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। साथ ही वो ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि करीब 40,000 आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यूएन एनालिटिकल सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमुख निर्यातक बताते हुए कहा था कि वहां के 6,000 से ज्यादा नागरिक आतंकवाद में संलिप्त हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर साल 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान की आक्रामकता और मुंबई और भारतीय संसद पर हमला समेत उरी और पुलवामा जैसे हमले पाकिस्तान की आतंक को लेकर नीति को दर्शाते हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित नीति स्पष्ट होती है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। आतंकवाद पर लगाम लगाने के उपाय के रूप में भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने का आह्वान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के शांति समर्थक रुख को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले वर्चुअल माध्यम से पहली बार आयोजित संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के समापन दिवस पर सांसदों और लोगों के बीच दूरी को कम करके शासन में सुधार विषय पर हुई पैनल चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्रांति के मौजूदा दौर में जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसदीय निगरानी और शासन में सुधार लाने के लिए ये बेहद अहम है। साथ ही कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है और लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों पर सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण, समर्पित वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संसद को घर घर पहुंचाने में सफल रहे हैं। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद 135 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता से सतत संपर्क बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 5 आई के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है। पहला आई है इंटरैक्ट। इसके तहत सांसद हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और उनसे प्राप्त सूचना और सुझाव को सदन में रखते हैं। दूसरा है इन्फॉर्म, जो प्रसार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाएं और नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए होता है। इन्वॉल्व तीसरी कड़ी है, जिसमें जन जन को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इम्बाइब यानी जनता से शासन प्रक्रिया पर मिले सुझावों को आत्मसात किया जाता है। और इम्प्रूव के तहत शासन प्रक्रिया और योजनाओं में अपेक्षित सुधार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संसद का पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने पर हमेशा जोर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संसद ने सांसदों और जनता के बीच हर पल संपर्क बनाए रखा। हजारों जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता प्रदान कराई। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है जो विधायी जांच में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने महिला पुरुष समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवास और आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों पर अपने अनुभवों को साझा किया।
पैनल चर्चा में सांसद राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी के अलावा लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी शामिल हुई। कोविड-19 महामारी और विश्व पर इसके विनाशकारी प्रभाव के परिदृश्य में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बेहतर विश्व के निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा। इसका आयोजन अंतर संसदीय संघ, जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के दूसरे भाग का आयोजन अगले साल वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद भवन परिसर में आज 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक होने जा रही है। इनमें ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पड़ताल के सिलसिले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेंगी। साथ ही समिति 2019-20 की मंत्रालय के अनुदान मांगों पर ATR को भी मंजूरी देगी। लोक लेखा समिति संपदा निदेशालय के कामकाज की जांच के क्रम में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। CAG की रिपोर्ट के आधार पर यह जांच PAC की मुख्य समिति कर रही है। दोनों समितियों की बैठकें सुबह 11 बजे से होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने फेसबुक प्रतिनिधियों को 2 सितंबर को तलब किया है। 2 सितंबर को होने वाली समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये समिति सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में फेसबुक के अधिकारियों के विचार सुनेगी। इधर फेसबुक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर सवाल उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे भी एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस भेज चुके हैं। भारत और चीन ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत लंबित मुद्दों के जल्द निपटारे पर सहमति जताई है। ये सहमति WMCC की बैठक के बाद बनी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के अधिकारियों ने शिरकत की। सीमा मुद्दों पर WMCC की ये 18वीं बैठक थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक बैठक में सीमा पर तनाव को कम करने के मुद्दे पर खुलकर और गहराई से बातचीत की गई। बाद में दोनों ही पक्ष इस बात पर राजी थे कि पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पूरी तरह हटाने को लेकर काम जारी रहेगा। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बहाली संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। They reaffirmed that in accordance with the agreements reached between the 2 foreign ministers and the 2 special representatives, the 2 sides will continue to sincerely work towards complete disengagement of the troops along the LAC in the western sector. In this context, they agreed to resolve the outstanding issues in an expeditious manner and in accordance with existing agreements and protocols. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव मामले में राजनयिक माध्यम से वहां की सरकार के संपर्क में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के फैसले के पत्र और भावना को ध्यान में रखकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए भारत ने कुलभूषण जाधव के लिए एक भारतीय वकील की सेवा लेने की मांग की है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। इसके लिए भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ढाका का दौरा करके प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेश की ओर उठाए गए सहायता के हाथ के लिए खुशी जाहिर की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की बांग्लादेश यात्रा के बारे में अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस दौरान कोविड-19 से निपटने में सहयोग, सीमा पार अपराध को रोकने के प्रयासों, बाड़बंदी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोविड-19 संबंधी टीके के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के संबंध में सहायता प्रदान की है और सार्क देशों के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने दक्षेस आपात प्रतिक्रिया कोष के लिए $15 लाख देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही कहा कि इस यात्रा के दौरान रामपाल मैत्री बिजली संयंत्र, भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन, अखौरा अगरतला और चिलाहटी हल्दीबाड़ी और खुलना मोंगला रेल लाइन के बारे में भी बातचीत हुई। इन परियोजनाओं के अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। विदेश सचिव की बातचीत में प्रस्ताव किया गया कि अगले विदेश मंत्रियों की संयुक्त परामर्श समिति की बैठक जल्द होगी। इसके अलावा विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव भी किया गया है।
Another significant area of discussion was India's development assistance in Bangladesh, as also the projects in the area of connectivity and power. Several of these projects, including the Rampal Maitri power plant, the India-Bangladesh Friendship Pipeline, and rail links between Akhora Agartala and Chilahati Haldibari, as well as Khulna Mongla, are expected to be completed next year. It was proposed that the next meeting of the Joint Consultative Commission at the level of foreign ministers should be convened shortly to review the entire gamut of bilateral relationship, including these projects. विदेशों में फंसे कुल 11,20,000 भारतीयों को अब तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 22 देशों से अब तक लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 130 घरेलू उड़ानें संचालित की गई हैं। इस महीने के अंत तक लगभग 375 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने वाली हैं। उन्होंने बताया कि कुवैत, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानें बढ़ाई गई हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर और मालदीव के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था भी अच्छी तरह से काम कर रही है। कोविड संकट के बीच फ्रांस ने भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों समेत कई श्रेणी के लोगों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस ने टैलेंट पासपोर्ट धारकों को आमंत्रित किया है। इसके लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में 7 फ्रांसीसी वीजा सेंटर केंद्र 17 अगस्त से चालू हो गए हैं। यहां भारतीय वीजा नियमों और कौंसुलर टीमों की सुरक्षा का अनुपालन करते हुए चुनिंदा वीजा आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। फ्रांस में उच्च अध्ययन के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2014 में 3,000 थी, जो 2019 में बढ़कर लगभग 10,000 हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुपक्षीयता ऐसे अवसरों पर खरी नहीं उतरी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कोरोना महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर इतना घातक असर हुआ है कि वो हमारी कल्पना से परे है। उन्होंने कहा कि महामारी से बाहर आने के बाद एक बात तय है कि दुनिया फिर पहले जैसी नहीं होगी। साथ ही कहा कि महामारी के कारण जीवन और आजीविका को असल में किस हद तक नुकसान हुआ है, ये अभी साफ नहीं है। दुनिया की उभरती स्थिति के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि महामारी ने मानव अस्तित्व से जुड़े अदृश्य आयाम को सामने लाने का काम किया है, जो वैश्वीकरण के संदर्भ में है। विदेश मंत्री ने कहा कि महामारी से मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सके। महामारी ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि संकट के समय कैसे मिलजुल कर काम करना चाहिए। भारत लगातार सहयोगी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार दे रहा है। इसी कड़ी में भारत और इजरायल ने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गबी अशकेनाजी और इजरायल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। संजीव सिंगला ने कहा कि यह समझौता लोगों के बीच संपर्क को नई गति देगा। देश के टॉप नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन का मुख्य जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हेतु से संबंधित मुद्दों की समीक्षा पर है। साथ ही नौसेना के कमांडर सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने, चीन के साथ सीमा विवाद और कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर चर्चा के साथ साथ नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोरोना अपडेट की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ते हुए भारत जांच के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति पर ध्यान देते हुए भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है और रोजाना 10 लाख नमूनों की जांच करने की अपनी प्रतिबद्धता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की संख्या बढ़कर 23,600 से अधिक हो गई है। WHO की सलाह के मुताबिक हर देश को प्रति 10 लाख की आबादी पर 140 परीक्षण प्रतिदिन कराने की आवश्यकता है और भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जनवरी 2020 में सिर्फ एक प्रयोगशाला से आज देश में सरकारी क्षेत्र की 977 और निजी क्षेत्र की 517 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,494 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 21 लाख को पार कर गई है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 58,794 लोगों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की दर भी 73.91% यानी लगभग 74% तक पहुंच गई है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकॉर्ड संख्या से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और ये कुल सक्रिय मामलों के 1/4 से कम सिर्फ 24.19% है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 14 लाख से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अभी 1.89% रह गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए शोध में कोरोना के टेस्ट को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का टेस्ट करने के लिए सैंपल के तौर पर गरारा किया गया पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ICMR की ओर से कहा गया है कि सैंपल कलेक्शन के समय संक्रमण फैलने का खतरा काफी अधिक होता है। ऐसे में तरीका काफी कारगर साबित हो सकता है। कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाले दुनिया के पहले देश रूस ने इस टीके के उत्पादन को लेकर भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद जताई है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि रूस की ओर से तैयार कोविड-19 के टीके स्पुतनिक 5 का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि टीके के उत्पादन के लिए होने वाली साझेदारियां हमें मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर अपनी तरह के खास संवाद वाले कोरोना फाइटर्स गेम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ये गेम कोविड महामारी से लड़ने में लोगों को सही उपकरण की जानकारी और व्यवहार सिखाने का एक नया और बेहद रचनात्मक उपाय पेश करता है। इस मौके पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान के दिनों को याद करते हुए कहा कि जन भागीदारी और फिल्म जगत के योगदान के जरिए कैसे अभियान को सफलता हासिल हुई थी। दिल्ली की 1/3 आबादी में कोविड-19 से लड़ने वाली एंटीबॉडीज पाई गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ताज़ा सेरोलॉजिकल सर्वे में 29.1% लोगों में कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व जिले में लोगों में सबसे अधिक एंटीबॉडी का पता चला है। महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में ये सीरो सर्वेक्षण कराया गया था। दूसरा चक्र के 2 सर्वेक्षण सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराए जाएंगे। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कल 1,215 नए मामले सामने आए और 1,059 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 14,492 नए केस सामने आए हैं। नए मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,43,289 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,243 लोग ठीक हुए हैं। यहाँ रिकवरी रेट 71.37% है। पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य के सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं वीकेंड लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मेघालय सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए अब राज्य में अगले 3 महीनों में हर महीने 1 सप्ताह के लिए मेघालय में सभी प्रवेश बिंदुओं को बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला सितंबर से शुरू होगा। वहीं बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए अधिकतम शुल्क तय कर दिया है।
देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है, हालांकि अभी भी वो वेंटिलेटर पर हैं। सेना के अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति के श्वसन मापदंडों में थोड़ा सुधार है। बुधवार को उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। फिलहाल उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं और विशेषज्ञों की टीम उनकी गहन निगरानी कर रही है। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद दिमाग में खून का थक्का जमने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,53,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,90,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 2,86,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख को पार कर गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच गया है। आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ये ऋण दिए गए हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 76,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 56,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत सबसे अधिक ऋण SBI, कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक लिमिटेड ने दिए हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत अब तक 1,22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दे चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को कोविड-19 के असर से उबारने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण में रियायत देने का विशेष अभियान जारी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर तेज होगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दिए जाने वाले रियायती ऋण से मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2,50,00,000 से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र की बेहतरी और किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा काम करती आई है। कृषि मंत्री ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के 86% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए अब देश की 1,000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया है। सरकार ने कृषि मार्केटिंग को लगातार मजबूती देकर किसानों के हितों की रक्षा की है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने गांव में लौट आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर कार्रवाई कर रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 7वें सप्ताह तक कुल 21 करोड़ श्रम दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है और इस पर अब तक 16,768 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों का आधार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लगभग 8,47,000 सदस्य बढ़ गए हैं। कोविड-19 महामारी ने इस साल अप्रैल और मई के महीने में नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। मंत्रालय ने जून के महीने में 6,55,000 नेट सब्सक्राइबर के साथ तेजी से रिकवरी हुई है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगार श्रमिकों को 3 महीने की मजदूरी का 50% भुगतान करने के लिए अपने मापदंडों में ढील देने का फैसला किया है। वहीं श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम शक्ति भवन में श्रम ब्यूरो के विजन और उद्देश्यों को दृष्टिगत रूप से बताने के लिए उसके आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया। गंगवार ने नीति निर्माण में डेटाबेस के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चिकित्सा क्षेत्र ने मुश्किल वक्त में अपने काम, सेवा और समर्पण से देश को गर्व करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम वैश्विक हितों और व्यापार की जरूरतों पर हमेशा खरे उतरे हैं। CII के 12वें मेडटेक विश्व सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के फार्मा क्षेत्र ने जरूरत के वक्त दुनिया की मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश अपने हर नागरिक तक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, उपकरण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल ने कोविड से उपजी चुनौतियों के बावजूद पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मिशन मोड पर ज्यादा माल ढुलाई की। 19 अगस्त 2020 को रेलवे का कुल माल लदान 3.11 मिलियन टन था, जो पिछले साल की इसी तारीख के 2.97 मिलियन टन की तुलना में अधिक रहा।
वहीं इसी तारीख को पिछले साल की तुलना में 5.28 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई हुई। साथ ही 19 अगस्त तक कुल लदान पिछले वर्ष के 53.65 मिलियन टन के मुकाबले 57.47 मिलियन टन रहा। वहीं पिछले साल की तुलना में कमाई भी 25.9 करोड़ रुपए ज्यादा हुई। कोविड-19 के मद्देनजर सीबीएसई ने 2021-22 तक के सत्रों के लिए स्कूलों का वर्चुअल इंस्पेक्शन करने का फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रत्येक स्कूल के लिए निरीक्षण समिति गठित की जाएगी और समिति के गठन के 10 दिनों के अंदर ही सभी निरीक्षण पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि सीबीएसई के इस कदम से कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी निरीक्षण बच्चों के शैक्षिक हित में एक लाभदायक कदम साबित होगा। बंदरगाह, पानी के जहाज और समुद्री क्षेत्र में भविष्य तलाशने वाले युवाओं को अब आसानी से देश में ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में कुशल कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही देश में इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में इस साल 26 शीर्ष कमांडरों सहित 150 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। इससे घाटी में आतंकियों की टॉप लीडरशिप ब्रेक हुई है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में ऑपरेशन में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, इससे पहले बारामूला में हुई मुठभेड़ में उत्तरी कश्मीर का लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी अपने एक पाकिस्तानी साथी और एक स्थानीय साथी के साथ मारा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथे वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए इंदौर के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन। सूरत और नवी मुंबई द्वारा दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया गया है, उसके लिए भी स्थानीय नागरिकों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि हर्ष का विषय है कि आंध्र प्रदेश के 3 शहर विजयवाड़ा, तिरुपति और विशाखापट्टनम देश के 10 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में देश भर से सभी स्वच्छता योद्धाओं को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि सबसे स्वच्छ शहरों की कार्य पद्धतियों को अन्य शहरों द्वारा भी स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी शहरों को बधाई दी है जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में दूसरे शहर भी स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये सकारात्मक प्रतियोगी भावना भविष्य में स्वच्छ भारत मिशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। इससे पहले भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था और ये उसका लगातार चौथा साल है जब वो टॉप पर है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दुनिया की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पॉपुलर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद करने का फैसला लिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत जल्द इन दोनों ब्राउजर्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट बंद कर देगी। दुनिया में करोड़ों यूजर्स को इंटरनेट की दुनिया की सैर कराने वाले वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को अलविदा कहने का समय आ गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि कंपनी 17 अगस्त 2021 से इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को सपोर्ट करना बंद कर देगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को बंद करने की प्रक्रिया इसी साल 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से साफ किया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पूरी तरह से बंद नहीं होगा। दुनिया भर में केवल 5% यूजर्स ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कंपनी के फैसले से केवल उन्हीं लोगों पर असर पड़ेगा जो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। अपने शहनाई वादन से हिंदुस्तान की आवाज को पूरी दुनिया में गुंजायमान करने वाले भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की आज पुण्यतिथि है। 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हुआ था। साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अपनी शहनाई को उन्होंने भारत की गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक बना दिया था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए।
नमस्कार।